नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि अब हम आपको बताएंगे कि क्लासीफाई कैसे किया जाता है, किन तरीकों से, कौन कौन से मेथड का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, डेटा को क्लासीफाई करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं मेथड वो है हमारा नंबर 1 ज्योग्राफिकल मेथड। हाँ जी, ये मेथड काफ़ी बढ़िया है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। हाँ जी, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, यानी कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा इज़ बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल या लोकेशनल, यानी कि आपको लोकेशन देखनी पड़ती है, ज्योग्राफिकल एरिया वगैरह देखना पड़ता है, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया की एक स्टेट है हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ लगता है पंजाब, ठीक है, पंजाब लगता है, यहाँ दिल्ली ही लगता है, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश यूपी लगता है। तो हर स्टेट की अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपको उन्हें कलेक्ट करना है और उसे क्या करना है, एक टेबल बना के शो करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ रो रखी गई हैं 4 और कुछ बनाए गए हैं कॉलम। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया है फॉर्म्स की। मान लो हमारी शुगर मिल्स हैं और वो इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर शुगर मिल्स बनाई गई हैं। अब हरियाणा में कितनी है, पंजाब में कितनी है, दिल्ली में कितनी है, यूपी में कितनी है, हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं। मान लो यहाँ 20 हैं, यहाँ है 15, यहाँ है 8 और यहाँ है 12। तो इस तरह से मैंने क्या किया, कुछ डेटा बनाया और उसे क्लासीफाई कर दिया। कैसे क्लासीफाई किया, मैंने ज्योग्राफिकली कर दिया। हमारे इंडिया के कुछ हिस्से हैं और वहाँ पर जो शुगर मिल्स की संख्याएँ हैं वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स हैं मेरे, वो है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पर क्या गया, ज्योग्राफिकल वाइज मैंने क्या बताया आपको, ये बताया गया कि किस तरह से आपके जो डेटा है वो कौन से एरिया में कितनी मिल्स खोली गई हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ, तो ये क्या है, हमारा ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। मैं इसको बार डायग्राम बना करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका हरियाणा का दिखाना है, हरियाणा की कहाँ तक गई है, 20 तक गई है, तो ये हो गया हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की कितनी गई है, मैक्सिमम 20 तक गई है। पंजाब की कितनी है, 15, तो ये हो गया पंजाब की 15, ये है पंजाब हमारा जिसमें 15 है, ठीक है। दिल्ली में कितनी है, 8 है, तो ये 15 है, तो ये 8 यहाँ तक, इस तरह से ये 8 हो गया, ठीक है, ये हुआ दिल्ली की 8 है हमारी। और यूपी में कितनी है, 12, तो ये हो गया हमारा 12, हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन रहेगी, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस प्रकार हमारे क्या बनेंगे, बार डायग्राम बन जाते हैं। ये यूपी के लिए हो गया, ठीक है, यहाँ 12% है, यहाँ पे 12 है, सॉरी संख्या 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है। इस तरह से आपको बार डायग्राम बना के भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो डेटा है मेरा, जो मैंने बांटा है, क्लासीफाई किया है, वो कौन सा वे है मेरा, ज्योग्राफिकल है। मैंने देखा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी का अलग अलग मिल्स का जो मैंने सर्वे करके पता लगाया, उसको मैंने अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट किया, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ नीचे मैंने क्या लिए हैं, आपके प्लेसेस लिए हैं और यहाँ नंबर ऑफ फार्म्स लिए हैं, ठीक है। तो 20, 15, 8 और 12, तो सबकी मैंने ये देखी टोटल मेरे पास कितनी हो गई, वो मेरा टोटल का भी यहाँ पे बना सकते हो। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल। तो ज्योग्राफिकल बेस पे आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं नंबर 2 पर। हम डेटा को प्रेजेंट करने के जो मेथड्स हैं हम वो कर रहे हैं। पहला हमने कर लिया है ज्योग्राफिकल मेथड, जिसमें ज्योग्राफी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से हम अपने डेटा को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा है हमारा क्रॉनिकल ऑर्डर में अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल हमारा क्लासिफिकेशन। हाँ जी, क्रोनोलॉजिकल हमारा क्लासिफिकेशन क्या होता है, समय के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ जी, टाइम कैसे चल रहा है, अब चल रहा है 2020, पहले था 2019, फिर 18, पीछे और पीछे जाते जाएँ आप 2000 में सन में चले जाएंगे। तो हम अगर मैं कोई समय के अनुसार बताता हूँ, 2013 का डाटा, 2014, 2015, 2016, इस प्रकार मैं अगर समय के अनुसार कोई डेटा बताता हूँ। मान लो हमारे इंडिया की सेल्स की बात करते हैं किसी फर्म की, मान लो एक फ़र्म है हमारी XYZ, कोई भी फर्म हो सकती है हमारी, ठीक है, उसकी फर्म की सेल्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने उसकी सेल्स का डेटा क्या करना है, क्लासीफाई करना है, कुछ हिस्सों में बांटना है। तब मैं उसके हिस्सों को कैसे बांट रहा हूँ, समय के अनुसार।
हाँ जी, मान लेते हैं XYZ की जो सेल्स थी लाखों में है, करोड़ों में है, जो भी आप ले सकते हैं, इसको कोई मैटर नहीं करता है। तो ये रुपीज़ हैं इन लाख, ठीक है, ऐसे आप ले लीजिए। और मैंने क्या बनाया, डेटा 2013 के अंदर जो XYZ कंपनी की सेल थी वो कितनी थी, मैं मान लेता हूँ 20 लाख रुपए, ठीक है। ये फिर बढ़कर कितनी हो गई, 25 लाख, फिर बढ़कर हो गई 35 लाख, फिर बढ़कर हो गई 50 लाख। तो हर साल उसने क्या किया, तरक्की की है। अब बात करते हैं ये डेटा जो हमने बनाया है, ऐसे हमने डेटा को क्लासीफाई कर दिया है, तो इसे बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल, समय के अनुसार हमने डेटा को क्या किया है, बांट दिया है। तो आप देख रहे हो सभी, हमने क्या किया, कुछ डेटा लिया, उसको टाइम के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया, तो इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समय के अनुसार हम इसमें डेटा को क्या करते हैं, बांट देते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्रोनोलॉजिकल यानी कि समय के अनुसार डेटा को क्लासीफाई कर देना। समय यानी कि वो आपके महीनों के हिसाब से होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च हो सकता है, तारीख हो सकती है, 1, 2, 3 साल हो सकते हैं हमारे, 2011, 12, 13, 14, 15, इस तरह से हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटी क्या होती है, एक क्वालिटी के हिसाब से। हाँ जी, क्वालिटी मतलब होती है उसकी, जैसे भी उसकी क्वालिटी है, जैसे सिंपल भी हो गया, मैनीफोल्ड हो गया, यहाँ पर 2 पार्ट बताए गए हैं। पहले आपको करवाते हैं क्वालिटेटिव में सिंपल क्वालिटी वाली। सिंपल क्वालिटी वाली क्लासिफिकेशन कैसे होती है, हाँ जी, सिंपल, जैसा कि आप देख रहे हो नाम से ही सिंपल है। तो सिंपल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, जिसमें मैंने आपको क्या करना है, सिर्फ एक सिंगल फोल्ड होता है। जैसे हमने डेटा को क्या कर दिया, 2 हिस्सों में बांटा, सिर्फ एक डाल दिया मेल और एक डाल दिया फीमेल, मतलब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी संस्था के हैं, मेंबर्स हैं, और उसमें मेल की संख्या कितनी है और फीमेल की संख्या कितनी है। इस डेटा को हम क्या कहेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन। और ये कैसी है, क्वालिटेटिव है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक स्टूडेंट्स वो हैं जो मेल हैं, और वे स्टूडेंट्स जो क्या हैं, फीमेल हैं। तो दोनों स्टूडेंट्स की क्या है, ये फीचर्स हैं और क्वालिटी है, और इसी बेस पर मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया मेरा सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जिसमें किसी भी डेटा को केवल 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बस इसके आगे और कोई पार्ट डिवाइड नहीं किया गया है। तो इसे बोलते हैं सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो है, सिंपल तो हो गया नंबर 1, मतलब हमने नंबर 1 पढ़ा सिंपल, और दूसरा जो है नंबर 2 वो है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये मैनीफोल्ड क्या होता है, मैनीफोल्ड मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाया गया और उसकी जो फीचर्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, एक से ज़्यादा फीचर्स अगर शो की जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं मैनीफोल्ड फीचर्स वाली क्लासिफिकेशन। जैसे हमने क्या किया, एक फैक्ट्री है, उनके कुछ वर्कर्स हैं, ठीक है, फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं हमने उन्हें लिया, ठीक है, और उन वर्कर्स को हमने पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसके हमने रखे, एक है स्किल्ड और दूसरे रखे हमने कौन से, अनस्किल्ड। सबसे पहले हमने वर्कर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जो बहुत अच्छी स्किल वाले पर्सन है उनको अलग कर लिया, फिर जो अनस्किल्ड पर्सन है हमने उनको अलग कर लिया। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। बट हम सिंपल को और आगे भी क्लासीफाई करने वाले हैं, तो क्या बन जाएगा, मैनीफोल्ड, मतलब एक से ज़्यादा अगर फीचर्स बन जाती हैं उसे हम बोलते हैं मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड में हम क्या मान सकते हैं, 1 टाइम फोल्ड, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम हो सकती हैं। अब जैसे स्किल्ड के अंदर 2 पार्ट हमने आगे और कर दिए। 2 पार्ट कौन से कर दिए हमने, एक कर दिया लिटरेट, ठीक है, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे हो गए, और एक हो गया हमारा इलिटरेट। तो 2 हिस्से हमने क्या कर दिए, इसके डिवाइड कर दिए। सेम ऐसा यहाँ भी हमने कर दिया, लिटरेट, एक हो गया इलिटरेट, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारा। तो पहले हमने 2 कैटेगरी बनाई, 2 की आगे 2 और बना दी, तो इसे क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इनकी और भी आगे 2 हो सकती हैं, जो गांव के रहने वाले हैं वो से बोलते हैं हम रूरल एरिया वाले, और शहर वाले होते हैं वो अर्बन एरिया वाले। सेम ऐसा यहाँ भी होगा, रूरल और अर्बन, यहाँ भी होगा रूरल और अर्बन, यहाँ भी होंगे 2 रूरल और अर्बन। आप देख रहे हो हमारे वर्कर्स को पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फिर उनकी आगे 2 कैटेगरी, फिर उनकी भी आगे 2 कैटेगरी। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4,
बार बार उनको कैटेगरीज वाइज किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एक से ज़्यादा फीचर्स के अकॉर्डिंग हम अगर अपने डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं तो क्या बन जाती हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 2 क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स हमने जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 4। फोर्थ हमारी क्लासिफिकेशन है वो है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल को हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं। क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है वो तो आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, जिस भी टेबल के अंदर, जिस भी क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल हमारी क्लासिफिकेशन हो जाती है। मान लीजिए बात करते हैं सेल्स की, ठीक है, और फर्म्स, दोनों में नंबर्स ही लेने हैं आपको। ठीक है, एक फर्म है मतलब अप टू या मतलब जिसकी 0 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सेल है, ऐसी कितनी फर्में इंडिया में हैं या हरियाणा में है या किसी भी एक सिटी में है। मान लेते हैं हरियाणा की बात कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा के अंदर ऐसी कितनी फर्म हैं जिनकी सेल क्या होती है, 1 लाख रुपए तक है, वो हो गई मान लो 25 फर्में हैं। ठीक है, 1 लाख से ऊपर वाली बट 3 लाख रुपए तक वाली, 3 लाख में ऐसे देता हूँ, 3 लाख तक। ठीक है, 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की जो सेल करने वाली कंपनियां हैं वो कितनी हैं, 40 हैं। अप टू मतलब ये मान लो 3 लाख से लेकर 5 लाख, इसकी आ गई 50। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ की क्या ली गई है, नंबर्स में ली गई है। तो आप बता सकते हो कि अगर आप न्यूमेरिकल जो एक्सप्रेशन ले रहे हैं, जितना भी डेटा हम ले रहे हैं सारा न्यूमेरिकल में ले रहे हैं, कितनी फर्में थी, कितने उन्होंने सेल करी है, सैलरी देखी जाए अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ की, छुट्टियों का अगर काउंटिंग करें हम तो सैलरी के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, सारी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस की जाती हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस की जाती हैं। तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें सारा डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट था न्यूमेरिकल और ये था लास्ट पॉइंट हमारा। तो हमने आज जाना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के 4 मेथड, जिसमें हमने देखा कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम 4 तरीके यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा यूज़ किया था क्लासिफिकेशन के लिए, ज्योग्राफिकल मतलब उसका हरियाणा, पंजाब, इस तरह से हमारे जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया डेटा को। दूसरा हमने पढ़ा था क्रॉनिकल ऑर्डर कौन सा होता है आपका, समय के अनुसार 2012, 2013, 2014 इस तरह से साल के अंदर हमारी जो सेल्स बढ़ रही है, घट रही है, उस पर हम ध्यान देते हुए अपना डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था तीसरी हमारी जो पॉइंट थे वो थे हमारे क्वालिटेटिव, जिसमें 2 थी, एक सिंपल और एक मैनीफोल्ड। और हमने लास्ट पढ़ा क्वांटिटेटिव यानी कि हमारी फोर्थ क्लासिफिकेशन, जिसमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स को देखते हुए हमने क्या किया, डेटा को अरेंज किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वो है वेरिएबल। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होती हैं हमारी आइटम्स, वे आइटम जो क्या रहती हैं, बदलती रहती हैं, जिनमें बार बार समय समय पर क्या आता रहता है, बदलाव आता रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारे वेरिएबल्स। यानी कि आइटम को हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। अ फीचर और फिनोमियन विच इज़ कैपेबल टू बीइंग मेजर्ड एंड चेंज द वैल्यू ओवर टाइम आर कॉल्ड इज वेरिएबल। यानी कि एक ऐसा फैक्ट जिनकी हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है राम, ठीक है, या एक एम्प्लॉय है राम, और राम को क्या मिलती है, 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है पर मंथ, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो क्या हो रहा है, मेजर किया जा रहा है, और ये चेंज भी हो सकती है। सैलरी क्या तो उसकी 15 है, अब फिर हो जाए 15.5, फिर या 18,000 हो जाए, तो सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो फैक्ट हमारे, वो डेटा जो क्या हो सकता है, मेजर किया जा सकता है और इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। वे डेटा हमारे क्या होते हैं, चर यानी कि वेरिएबल कहलाते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट, एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। डिस्क्रीट कौन से होते हैं आपके, जैसे हम डेटा को ले रहे हैं, जैसे कि आपकी एक सीरीज बन जाती है, कंप्लीट नंबर होते हैं, ठीक है, जंप कर सकते हैं बट होने चाहिए कंप्लीट नंबर। तो वेरिएबल के 2 पार्ट हो गए, नंबर 1 पहले मैं लिख रहा हूँ आपका डिस्क्रीट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस।
ठीक है, दो तरह के वेरिएबल है हमारे, एक डिस्क्रीट है, एक कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है जैसे आपके बात करें हाइट की बात करें तो क्या होगी 5 फुट, ठीक है, 5 फीट और 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच। सीधी सी बात है, क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस सीरीज चल रही है। आगे क्या होगा 5.4, 5.5, 5.6, तो एक सीरीज चल रही है हमारी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस नंबर्स चलते हैं हमारे, तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारी डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में जंप भी हो सकती है। अब रोल नंबर है 1 है, 2 है, 5 है, 8 है। आज प्रेजेंट जो हुए हैं बच्चे, मैंने उनकी रोल नंबर की लिस्ट बनाई है, 10 है, 12 हैं, आज ये बच्चे प्रेजेंट है, बाकी सारे एब्सेंट है। तो मैंने कोई सीरीज़ बनाई है जिसको क्या हो सकती है, जंप भी हो सकती है, और इसको हम किसी भी तरह से कंप्लीट नंबर में ही शो करना होता है। ठीक है ना, और वो क्या बन जाएगी हमारी, कॉन्टिन्यूस नहीं रखना, इनके बीच में कोई ना कोई गैप आना चाहिए। अगर गैप आ रहा है अगर, तो वो हमारा डिस्क्रीट हो जाएगी, और अगर किसी में कोई गैप नहीं आ रहा तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोगे तो कॉन्टिन्यूस सीरीज बन जाएगी। बट अगर आप जंप करते हुए चलते हैं तब क्या बन जाती है, हमारी डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। तो जो मोस्टली आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके जो डेटा होते हैं वो रैंडमली होते हैं, कभी सीरीज में नहीं होते हैं, तो उसे सीरीज में लाना पड़ता है। डिस्क्रीट सीरीज होती है और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। तो सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से हमारे वेरिएबल भी 2 होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गए और एक हो गए हमारे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं, जो लगातार चलते हैं बट ये कंप्लीट नंबर होते हैं। देख लो आप, कंप्लीट है ये 2, 5, 8, 10 एंड 12। ठीक है, और ये क्या है हमारे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 पर चल रहे हैं, ये क्या सीक्वेंस के अंदर, तो इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। तो ये था वेरिएबल के पार्ट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। आपको क्लियर हो गया होगा वेरिएबल क्या होते हैं, वे आइटम्स जो क्या होती हैं, जिन्हें मेजर कर सकते हैं और लगातार उसमें परिवर्तन, चेंजेस भी आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। आपको जिस तरह के मिले हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आप उसे क्या करते रहेंगे, क्लियर करते रहेंगे।